आज मेरे साथ मौजूद हैं विजेंद्र यादव, जो कि उपाध्यक्ष रहे हैं स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम और पूर्व निगम पार्षद हैं। आज एड हॉक को लेकर, एड हॉक एक पद्धति होती है जिसको सरकारी विभाग में अपनाया जाता है। इसको लेकर क्या भ्रष्टाचार और क्या अहम खुलासे, इन तमाम बिंदुओं पर इस 5वें भाग यानी एपिसोड की 5वीं सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। ये एड हॉक को लेकर क्या कहेंगे? एक चीज समझना होगा कि डीपीसी के माध्यम से जो जाने के बाद क्या क्या होता है, कुछ लोग क्लियर हो जाते हैं, उनका फिट एंड अनफिट लिख दिया जाता है। परंतु कुछ लोग सिस्टम से ऐसे भी होते हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही होती है और उनको जो सील कवर में रख दिया जाता है। फिर सील कवर हटाने के लिए सर्कुलर के नियम 17.2 में अच्छे से डिफाइन किया गया इस बात को कि हर 6 महीने पर एक सील कवर खुलेगा, ओपन होगा, और उसके अंदर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी इंक्वायरी और जो समय ज्यादा लगेगा और उस मुकम्मल होने में इंक्वायरी को, तो उसको जो व्यक्ति की स्थिति जानकर एड हॉक दिया जा सकता है इंक्वायरी के कारण। उसमें सिर्फ एक चीज मैं कहूंगा कि अगर ऐसे व्यक्ति को उस स्थिति में एड हॉक दिया गया है तो एड हॉक की अधिकतम सीमा सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष है। उसके पश्चात वो एड हॉक खुद ही समाप्त हो जाता है और उस व्यक्ति को पुनः उसी स्थान पर जाना पड़ता है, और जाना ही चाहिए, लेकिन हो कुछ अलग रहा है। सर, आपने 2 जिक्र किए अभी, एड हॉक और डीपीसी। इनको लेकर आपके व्यू पॉइंट क्या है? देखिए, कोई रेगुलर यही लगा और बाद में एड हॉक पर गया। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि ये 12-14 साल तक लगे रहते हैं जी। अगर ये पूरी तरह गैर कानूनी है तो क्यों लगे रहते हैं? इसका जो गजट पॉइंट 17.2 है उसमें साफ साफ लिखा है कि प्रमोशन एक ही कंडीशन में हो सकती है कि जो केवल 1 साल तक एड हॉक में काम करेंगे, लेकिन एड हॉक पर 1.5 दशक तक काम किए चले जाते हैं। इनको प्रमोशन करना चाहिए डीपीसी पर, और ये कह रहे हैं एड हॉक पर प्रमोशन तो अपने आप ही है। सर, एक लिस्ट तैयार होती है, सीनियरिटी लिस्ट, जिसके अनुरूप ये तय किया जाता है कि वैकेंसी कहां से आई और कौन सीनियर रहा। तो ये रोस्टर बेस लिस्ट है क्या इनकी सीनियरिटी? इनकी सीनियरिटी लिस्ट रोस्टर बेस होती है, बल्कि एससी एसटी का जो कोटा है उनके अनुसार लिस्ट बनाई जाती है। इनको सीनियरिटी लिस्ट रेफर बेस पर बनाना चाहिए। ये खुद भी कहते हैं कि कुछ लोग गलत प्रमोट हो जाते हैं, और गलत प्रमोट होने के बाद सारे उदाहरण हैं। जो एक आदमी एक बार गलत प्रमोट हो गया तो ये उस आदमी का प्रमोशन ऑफ ऑर्डर निकाल देते हैं। इससे आगे क्या होता है कि जब अगली बार डीपीसी होती है तो पता चलता है कि उसकी तो रिपोर्ट ही गलत आई थी। उसके बाद वह हट जाता है, लेकिन उसको ये रिवर्ट नहीं करते। रिवर्ट बाद में सील कवर खुलता है तो पता चलता है कि इसको तो रिवर्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। कारपोरेशन को बहुत भारी घाटा उठाना पड़ता है इसको लेकर, रिवर्ट ना होने की वजह से। अभी हाल ही में एमसीडी में एक जो जारी की गई थी एई के प्रमोशन की लिस्ट, उसको रोक दिया गया है। आखिर इस तरह के विवाद क्यों आते हैं और क्या है पूरा मामला? ये जो सीनियरिटी लिस्ट फाइनल किए बगैर जारी कर दी गई थी, और आपको ध्यान होगा कि अगस्त 2024 में असिस्टेंट इंजीनियर एई को प्रमोशन को लेकर लगभग 74 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी गई।
जिसमें कुछ इंजीनियरों के नाम नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस लिस्ट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन पर पता चला कि सीडी डिपार्टमेंट ने सीनियरिटी लिस्ट को फाइनल करे बिना ही प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी थी, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी। एमसीडी ने पिछले महीने ही 7 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पोस्ट पर प्रमोट किया है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर ए को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर प्रमोट करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई, अब ये नए सिरे से लिस्ट तैयार होगी और प्रत्येक विभाग को भेजी जाएगी, और जो विभाग के पास आपत्ति दर्ज होगी जिस में 21 दिन का समय होगा। अगर 21 दिन तक कोई आपत्ति नहीं आती तो लिस्ट फाइनल मान ली जाएगी। यस, फिर वो लिस्ट फाइनल मान ली जाएगी। तो साफ तौर पर आप कह रहे हैं कि ये प्रमोशन की लिस्ट रोकी गई एई की, तो प्रमोशन में किस तरह का घालमेल संभव है? देखिए, एक्चुअली इसमें कई प्रकार की त्रुटियां होती हैं जो पाई गई हैं कि भाई एक तो तरीका ये है कि सीनियरिटी लिस्ट ही गलत होती है, दूसरा इसकी जो विजिलेंस से करप्शन से जो पनिशमेंट रिपोर्ट जाती है वो रिपोर्ट भी कई बार जानबूझकर गलत बनाई जाती है। मैं निगमायुक्त महोदय से अपील करता हूं कि केवल डीपीसी के माध्यम से प्रमोशन हो, ऐसा प्रावधान कर दिया जाए जिससे कि जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था में हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके। तो साफ तौर पर इसमें एडहॉक के दौरान अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे रिटायरमेंट हो जाता है, एडहॉक के दौरान ही रिटायरमेंट हो गया, तो क्या ऐसे में उसकी बड़ी हुई पेंशन लेना या जो बेनिफिट्स लेना है वो उचित है या नहीं? मैं तो कहता हूं कि एडहॉक के दौरान जो प्रमोशन लेना है वही गलत है, लेकिन फिर भी की जा रही है, इसमें भी झोल है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केपी नागपाल, जिनको 9 जनवरी 1997 में ऑर्डर निकाल दिया गया उनका, और उनको बाद में पता चला कि उनकी तो इंक्वायरी चल रही है, इसलिए उनका नाम सील कवर में चला गया। सील कवर में जाने के बाद उनको जो रिवर्ट होना चाहिए था, लेकिन रिवर्ट ही नहीं हुआ। रिवर्ट न होने की वजह से उन्हें गलत जो स्केल मिला, और इस गलत स्केल के फायदे और जो प्रमोशन उन्होंने लिए और गलत स्केल के बेस पर उन्होंने जो पेंशन ली, वो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। जैसे बीआर वर्मा है, एक एमएस राणा का भी केस है, ये स्टडी करे बैठा हूं मैं यहां सब। यहां पर घालमेल के लिए एक बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है जो पोस्टमार्टम टाइप होनी चाहिए। सर, इसमें तमाम जो ये गाइडलाइन है डीओपीटी डिपार्टमेंट की तरफ से, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई विशेष अधिकारी नियुक्त कर दिया जाए और इस तरह के घालमेल पर लगाम कसी जाए? ये अच्छा पॉइंट उठाया आपने एससी एसटी का जो मतलब कोटा होता है, उसकी जो गाइडलाइन है उसके तहत उनका प्रमोशन जो नियमित रूप से हो, उसकी सुपरविजन के लिए एक लाइजन ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। ये कार्य उसकी जिम्मेदारी होती है कि, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब ये जो लाइजन अधिकारी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को तैनात करते हैं जो केवल स्टाम्प के तौर पर ही काम करता है, और ये अक्सर ऐसे आरोप भी लगते हैं कि उस अधिकारी को इशारों में जो समझाया जाए वो ही समझेगा, जैसे कि यहां जिसका जो मन हुआ वो ही साइन करवा लिए जाते हैं। सर, ये काफी गंभीर आरोप है। लाइजन ऑफिसर जब इस तरह के काम करेंगे तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कोई ट्रेनिंग दी जाए खास तौर पर डिपार्टमेंट की तरफ से, और फिर ट्रेनिंग के बाद उस व्यक्ति को लाया जाए? यस, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में XYZ ऑफिसर की मैं बताता हूं कि एक इसी सब्जेक्ट पर कारपोरेशन के द्वारा जो 15,000 रुपए कारपोरेशन के खर्च करके ट्रेनिंग पर खर्च किया गया, उसको जो अमुक अधिकारी है वो लाइजन अधिकारी के रूप में बनाया जाता है। तो बहुत सी जो निश्चित रूप से
एमसीडी से रिलेटेड समस्याएं खत्म होने में मदद मिलेगी और जो अमुक व्यक्ति है उसकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी प्रमाणित करेगा और उस पर जो खर्च हुआ है हमारी कॉरपोरेशन का उसका जो ब्यौरा है वो भी चेक किया जाएगा और एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। सर काफी अहम खुलासे आपने किए एडहॉक को लेकर के और जिस तरह काम हो रहा है उसको लेकर के भी। अब अंत में इस वीडियो के हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मांग रखते हैं? मेरी मांग है कि जो एडहॉक को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर संज्ञान लेते हुए गहन जांच की जाए और जो दोषी अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करके एमसीडी के हुए नुकसान को उनसे वसूला जाए, जिससे आने वाले समय में भी ये एक नजीर बनेगा। तो ये तो हमारे साथ विजेंद्र यादव जी का साफ तौर पर कहना था कि एडहॉक की आड़ में जो विभाग की मनमानी है, भ्रष्टाचार है, इस पर लगाम लगनी चाहिए और आने वाले समय में एमसीडी एक साफ सुथरी हो, एक नजीर बने और लोगों में विश्वास हो कि एमसीडी एक संस्था है, सफेद हाथी नहीं। मैं गुलशन सैफी, न्यूज फोल्डर, दिल्ली।